स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। इससे पहले हमने पाठ 2 भोजन के घटक अपने चैनल पर डाला था, जो आपने देख लिया है या नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम उत्तर देखेंगे। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। स्रोत हैं इनके, पादप स्रोत हैं रुई तथा पटसन का पौधा, और जंतु स्रोत हैं ऊन, भेड़, बकरी, याक, खरगोश व ऊंट के बालों से प्राप्त होती है, और रेशम रेश के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 है, कपास ओटना की प्रक्रिया को समझाइए। तो कपास ओटना क्या होता है। कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पहले हाथों से कपास ओटी जाती थी, आजकल मशीनों से कपास ओटी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, पटसन तंतु की खेती किस ऋतु में व भारत के किस प्रदेश में की जाती है। पटसन तंतु की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसकी खेती भारत के मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, कताई का कार्य किस प्रकार किया जाता है। तो आंसर है, रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई तकली और चरखा से की जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, संश्लिष्ट तंतु किस पदार्थ से मिलकर बनते हैं। संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है, संश्लिष्ट तंतु रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, और उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक तंतु। प्रश्न नंबर 6 है, कपास पादप तथा पटसन पादप में 2 अंतर बताइए। तो 2 अंतर हम लिख देंगे यहाँ। पहला अंतर लिखेंगे, कपास की खेती काली मृदा व उष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है, जबकि पटसन की खेती वर्षा वाले प्रदेशों में की जाती है। और दूसरा अंतर लिख देंगे, कपास पादप के फल से प्राप्त होता है, जबकि पटसन पादप के तने से। और यहाँ हमने चित्र भी बनाए हैं, तो इसी तरह से आपको भी चित्र बनाने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु छांटकर लिखिए। पॉलिस्टर, ऊन, नायलॉन, रेशम, कपास और एक्रिलिक। तो यहाँ हम इनमें से प्राकृतिक तंतु अलग कर देंगे। ऊन, रेशम और कपास प्राकृतिक तंतु हैं, और संश्लिष्ट तंतु में लिख देंगे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। प्रश्न नंबर 8 है, कताई के लिए कौन कौन सी सरल युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है, कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। इसके अलावा प्रचलित कताई में होने वाली युक्ति चरखा है। प्रश्न नंबर 9 है, तागा से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, तागा से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, जिसे बुनाई तथा बंधाई प्रमुख है। बुनाई, तागों से 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसमें तागे के 2 सेटों को करघे द्वारा बुना जाता है। दूसरी बुनाई एक तागे से की जाती है, जैसे कि स्वेटर तथा मोजे की बुनाई। इस प्रकार की बुनाई 2 सलाई या हाथों के द्वारा या मशीनों के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे, बताइए। प्राचीन काल में प्रारंभ से लोग वृक्षों की छाल, जिसको वल्क भी कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा तंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। खेती सीखने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ व टोकरी बनाना सीखा। पूर्वी भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के आसपास करते थे। जब प्राचीन समय में सिलाई का काम नहीं होता था, यानी कि सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, तब पूरे वस्त्रों को लपेटकर शरीर को अलग अलग ढंग से ढकते थे। आज भी पगड़ी, साड़ी, लुंगी, धोती आदि बिना सिले वस्त्र पहने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ इसका उत्तर लिख देंगे। और इसी के साथ में ही आपका ये कार्यपत्रक तंतु से वस्त्र तक, जो पाठ नंबर 3 है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आगे के पाठ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।